सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। इंटेस्टाइन का एक नया डिसऑर्डर प्रस्तुत है आप सभी के सामने। डिसऑर्डर का नाम है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। शॉर्ट में इसका नाम लिया जाए तो लिया जाता है IBD। एक और मिलती जुलती बीमारी होती है जिसका नाम है IBS, जिसको अपन बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS अलग बीमारी है और IBD अलग बीमारी है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं IBD बोले तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। नाम से ही अर्थ मालूम चल रहा है कि जो बाउल है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। तो बाउल के इन्फ्लामेशन से संबंधित बीमारियों को अपन IBD के अंदर काउंट करते हैं। IBD में सामान्यतः दो बीमारियां आती, वन इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस, सेकंड इज द क्रोहन्स डिसऑर्डर। दोनों बीमारियों का बेस लगभग समान होता है। IBD में दो बीमारियां आती हैं, दीज आर द अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर बोले तो रीजनल एंटेराइटिस। दोनों में जो बेसिक अंतर होता है, ये पर्टिकुलर बीमारी अफेक्ट करती है कॉलन को, इसलिए कोलाइटिस शब्द अपन ने बोला है। और यह पर्टिकुलर बीमारी अफेक्ट करती है टर्मिनल इलियम को, यानी जो इसमें इन्फ्लामेशन होता है वो तो कॉलन में होता है, और क्रोहन्स डिसऑर्डर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो इलियम में होता है। इलियम के भी लास्ट वाले हिस्से में होता है, बोले तो टर्मिनल इलियम में होता है। क्या होता होगा इन बीमारियों में यदि इनके नाम के अर्थ के अनुसार अपन जाएं? एक बीमारी पढ़ लें अपन, दूसरी बीमारी लगभग वैसी है। एक बीमारी पढ़ लें, दूसरी बीमारी लगभग ऐसी है। डायग्नोसिस से लेकर साइन सिम्टम तक सारे के सारे समान है। जो दो तीन बेसिक अंतर है वो लास्ट में मैं बता दूंगा। तो जैसे अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ें और मैं आपसे कहूं कि भैया परिभाषा बता दो, तो आप आंसर देंगे कि सर कॉलन का इन्फ्लामेशन होना विद अल्सर, कॉलन का इन्फ्लामेशन होना विद अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कारण बता दो। अगर मैं ये पूछ रहा हूं तो आपके दिमाग में कि सर इन्फेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी तरह की ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, यदि अपन कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकती है। ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है, या इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कॉलन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा और साथ में अल्सरेशन हो जाएगा। अच्छा, कैसे क्या क्या सिम्टम आएंगे बीमारी के? जब कॉलन का इन्फ्लामेशन होगा तो बिना एब्जॉर्प्शन के जो भी फीकल मटेरियल है जल्दी से निकल जाएगा। बोले तो इंसान को डायरिया होगा, उस डायरिया के अंदर ब्लड आएगा, बोले तो हेमेटोचेजिया या मेलेना डेवलप हो जाएगा इंसान में। उसके अलावा फीवर भी आ सकता है चूंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है। साथ में अपन बात करें, पर्सन में वेट लॉस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। ये कॉमन सिम्टम है जो इसके अंतर्गत आएंगे। अच्छा, क्या डायग्नोस करोगे आप? कॉलोनोस्कोप डाल के देख लेंगे, कॉलोनोस्कोप डाल के देख लेंगे अपन, कॉलन का विजुअलाइजेशन हो जाएगा। CBC करा लेंगे अपन और अल्सरेटिव कोलाइटिस अपन को देखने को मिल जाएगा। क्या मैनेजमेंट करेंगे अपन? तो आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कि सर एंटीबायोटिक देंगे, बिल्कुल सही है। एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, बिल्कुल सही है। स्टीरॉयड भी दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। 2-4-5 दिन तक NBM रख देंगे और मरीज को IV फ्लूइड पे रखेंगे, मरीज लगभग ठीक हो जाएगा। इसका मतलब परिभाषा से और मैनेजमेंट तक की सारी बातों का आंसर आपने अपने दिमाग में दौड़ाया, बोले तो डिसऑर्डर खत्म, डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया। 5 मिनट में अपन ने डिसऑर्डर को कंप्लीट कर लिया। तो ये तो हुई इसकी नाम के आधार पर, परंतु ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपली अभी अपन ने डिस्कस किया और अपने दिमाग में दौड़ाया। डिसऑर्डर जानलेवा है, कॉलन पूरी की पूरी निकालनी पड़ती है। इतनी खतरनाक बीमारी है क्योंकि बीमारी का बेस होता है कि इसका कोई कारण नहीं होता।
अपन कॉलन में इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं। एनाफिजियो में मैंने आपको पढ़ाया कॉलन में तो इन्फेक्शन होता ही नहीं है, पहले से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ना के बराबर इन्फेक्शन होता है। इस बीमारी में अभी कॉज की बात करेंगे तो पहली लाइन में लिखाऊंगा द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसऑर्डर आर अननोन। जब बीमारी का कोई कॉज ही नहीं है, हर 2, 4, 5, 6 महीने में अटैक आते हैं बीमारी के, सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, फिर वो सही हो जाता है, फिर 5 महीने बाद फिर से हो गई, फिर 5 महीने बाद फिर से हो गई, बार बार बीमारी डेवलप होती जा रही है इंसान के अंदर। और बार बार बीमारी डेवलप होने का मीनिंग ये है 2-4 साल तक लगातार चला तो आने वाले भविष्य में मरीज को कैंसर भी हो जाएगा, यानी प्री कैंसरस कंडीशन मानते हैं इसको। 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कॉलन में पाई जाने वाली नंबर 1 प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बता दो, आंसर आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इतनी घातक बीमारी होती है, बीमारी का कारण जो अपन ने दिमाग दौड़ाया कि सर इन्फेक्शन होता ही नहीं, इस बीमारी में इन्फेक्शन नहीं होता, बीमारी का कुछ क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से यह बीमारी स्टार्ट होती है और लास्ट में कैंसर तक कॉज कर देती है, जिससे इंटेस्टाइन को निकालना पड़ता है। इतनी ज्यादा घातक बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर। तो जो अभी अपन ने पढ़ा इतनी सिंपल बीमारी नहीं है, सर्जिकल मैनेजमेंट तक मेड अपन को करना पड़ता है। तो दोनों ही जानलेवा बीमारी है, घातक बीमारी है, क्योंकि बीमारियों का कोई भी पर्टिकुलर कॉज नहीं होता। अब इन बीमारियों का मतलब क्या है वो अपन समझ लेते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर में 2 बीमारियां आती हैं, देख लें आप। सबसे पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस को देखें। बीमारी की विशेषता होती है कि बीमारी यहां से स्टार्ट होती है, बोले तो नॉर्मली रेक्टम से स्टार्ट होती है बीमारी, फिर जाती है सिग्मोइड कॉलोन में, फिर जाती है डिसेंडिंग कॉलोन में, फिर जाती है ट्रांसवर्स कॉलोन में, फिर जाती है असेंडिंग कॉलोन में, फिर जाती है सीकम में। यानी इस ऑर्डर के अंदर बीमारी आगे बढ़ती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले पहली बार मरीज आएगा तो शायद उसको लीजन रेक्टम में मिलेंगे, 4 महीने बाद फिर से आएगा तो सिग्मोइड कॉलोन में मिलेंगे, उसके बाद आएगा तो उसको डिसेंडिंग कॉलोन में मिलेंगे, देन ट्रांसवर्स कॉलोन में मिलेंगे। 2 साल में 5 बार आया और लीजन शुरू तो यहां से हुए थे और इस तरह के क्रम में यह लीजन आगे बढ़ रहे हैं। यह तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फ्लामेशन हो रहा है बाउल का, साथ में अल्सरेशन हो रहा है। क्रोहन्स इससे किस तरीके से अलग है तो देखें, क्रोहन्स वाली बीमारी इसके जस्ट अपोजिट स्टार्ट होती है, शुरू होती है यहां से, ये टर्मिनल इलियम है। जनवरी में मरीज आया, लीजन यहां पर बने, उसके बाद ये देखो ये सीकम वाला हिस्सा हो गया। सितंबर में फिर से मरीज आया, लीजन यहां पर बने, बोले तो असेंडिंग कॉलोन में। 4 महीने बाद फिर से आया, लीजन यहां पर बने, बोले तो ट्रांसवर्स कॉलोन में, उसके बाद बने यहां, बोले तो डिसेंडिंग कॉलोन में। यानी बीमारी इलियम से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ती है, बीमारी इलियम से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ती है। इसके जस्ट अपोजिट है, वो रेक्टम से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, मेनली कॉलन को अफेक्ट करने वाली बीमारी है, इसलिए कोलाइटिस बोल रहे हैं। और यह टर्मिनल इलियम से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ती है। हालांकि क्रोहन्स वाली बीमारी में लीजन स्टोमक में भी बन सकते हैं, ड्यूडिनम में भी बन सकते हैं, जेजुनम में भी बन सकते हैं, ओरल कैविटी में भी बन सकते हैं। तो जो क्रोहन्स डिसऑर्डर है यह ओरल कैविटी से लेकर एनस तक हो सकता है, ओरल कैविटी से लेकर एनस तक हो सकता है। सामान्यतः बीमारी शुरू होती है टर्मिनल इलियम से, और जो कोलाइटिस है वह केवल और केवल कॉलन को अफेक्ट करता है, परंतु बीमारी की शुरुआत होती है कहां से, रेक्टम से, और फिर बीमारी अपवार्ड की तरफ एक्सीड होती है, और ये वाली बीमारी डाउनवार्ड की तरफ एक्सीड होती है। तो देखो पहला अंतर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो रेक्टम से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, और क्रोहन्स डिसऑर्डर है इलियम से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ती है, बोले तो कॉलन की तरफ यह बीमारी बढ़ेगी। अब दोनों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देखें अपन। देखें लिखा हुआ है टाइप ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस।
ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पहला एपिसोड आया इंसान को केवल और केवल रेक्टम का इन्फ्लामेशन हुआ है। इस अवस्था को नाम दे रहे हैं प्रोक्टाइटिस। रेक्टम का इन्फ्लामेशन होना यह कहलाता है प्रोक्टाइटिस। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से इसी बीमारी का दूसरा एपिसोड आया। रेक्टम के साथ सिग्मोइड कोलोन को भी इन्वॉल्व कर लिया। रेक्टम के साथ सिग्मोइड कोलोन को भी इन्वॉल्व कर लिया दूसरे एपिसोड में। अब अपन इसको नाम देंगे प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस। इसके बाद ये जो डिसेंडिंग कोलन है इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। इसको बोलते हैं डिस्टल कोलाइटिस। इसका नाम है डिस्टल कोलाइटिस। फिर जो चौथा एपिसोड आया उसके अंदर ट्रांसवर्स कोलन तक इन्वॉल्व हो गई। इसका नाम है एक्सटेंसिव कोलाइटिस। इसको बोलेंगे एक्सटेंसिव कोलाइटिस। और 2 साल बाद पूरी की पूरी कोलन और रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट हो गया। इसका नाम है पेन कोलाइटिस। इसको किस नाम से जान रहे हैं अपन? आंसर है पेन कोलाइटिस के नाम से जान रहे हैं। तो ये बीमारी का फैलने का तरीका है। शुरुआत तो रेक्टम से होती है और बीमारी ऊपर की तरफ एक्सीड होती है। दैट इज द पैटर्न ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस या टाइप ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरी बीमारी को देख लें आप, क्रोहन्स डिसऑर्डर को। क्यों होती है बीमारी? कोई भी कॉज नहीं है। क्यों होती है बीमारी? कोई भी कॉज नहीं है, स्पेसिफाई कॉज नहीं है। अब आप देख ले हैं क्रोहन्स डिसऑर्डर को। पहला एपिसोड आया इंसान में। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये है टर्मिनल इलियम। केवल इसका इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन हुआ। केवल इसका इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन हुआ। 3 महीने बाद फिर से एपिसोड आया। यहां सीकम को भी इन्वॉल्व कर लिया और कोलन को भी इन्वॉल्व कर लिया। उसके बाद अगला एपिसोड आया तो उसके बाद टोटली कोलन को इन्वॉल्व कर लिया। तो जो क्रोहन्स डिसऑर्डर है इसकी 3 अलग अलग फॉर्म है। देखें, देयर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलियम। इसको इलियोकोलिक बोल रहे हैं अपन। इलियम और कोलन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। कौन सी बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं यहां अपन? क्रोहन्स डिसऑर्डर जो टर्मिनल इलियम से स्टार्ट होती। क्रोहन्स डिसऑर्डर जो टर्मिनल इलियम से स्टार्ट होती है। और इसका तीसरा पैटर्न है कोलन। केवल और केवल कोलन को इन्वॉल्व कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो दोनों किस तरीके से आगे की तरफ एक्सीड होती हैं? एक तो पीछे से ऊपर की तरफ बढ़ती है बैकवर्ड में, और एक फॉरवर्ड में बढ़ती है। उसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये जो पर्टिकुलर बीमारी फॉरवर्ड में बढ़ रही है इसका नाम क्या है? क्रोहन्स डिसऑर्डर। अब चूंकि जब ये पर्टिकुलर बीमारी दोनों ही समान है तो दोनों में बेसिक अंतर देख लें आप। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या बताया मैंने आपको? देखो पहली लाइन, ओनली अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें केवल और केवल लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होगी। उसमें भी केवल क्या? कोलन और रेक्टम। इस बीमारी में क्या बताया? कैन प्रेजेंट एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है, माउथ से लेकर एनस तक। क्रोहन्स डिसऑर्डर माउथ से लेकर एनस तक कहीं भी हो सकता है। मेनली कहां से स्टार्टिंग होती है? टर्मिनल इलियम से। ये जो पर्टिकुलर बीमारी होती है इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट इन ए कंटिन्यू पैटर्न ऑफ इन्फ्लामेशन। और वो जो पर्टिकुलर बीमारी है वो टर्मिनल इलियम से स्टार्ट होती है। बोला जाए तो इसका पैटर्न लगभग एक जैसा रहता है, वहां डिफरेंट रहता है। बोला जाए तो देखें डायग्राम में समझें। एक जैसे पैटर्न का क्या मतलब है? ये देखें, किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा हुआ है। पूरा सिमेट्रिकल वे में बीमारी आगे बढ़ रही है। सिमेट्रिकल वे में बीमारी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं बीच के हिस्से को छोड़कर यहां पर हो गई हो। और क्रोहन्स डिसऑर्डर को देख लें, देखें सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं है। यहां बीच बीच में जगह छूटी हुई है। अलग अलग जगह इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन हो रहा है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये तो सिमेट्रिकल पैटर्न में आगे बढ़ रही है और इसका पैटर्न एसिमेट्रिकल होता है। तो दूसरी लाइन देखें, डेवलप इन रेक्टम एंड कोलन प्रेजेंट इन ए कंटिन्यू पैटर्न ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी इन्फ्लामेशन का पैटर्न कंटिन्यू मिलेगा। यहां इन्फ्लामेशन का पैटर्न कंटिन्यू मिलेगा
और एपियर मोर कॉमनली एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बोले तो इसमें मेनली मिलेगा टर्मिनल इलियम को अफेक्ट करने वाला पार्ट। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन टेक प्लेस इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन। देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस में समझे आप, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इंटेस्टाइन की लेयर की अपन बात करें 4 लेयर होती हैं। ये इंटेस्टाइन की लेयर है, 4 लेयर होती हैं। ये सबसे अंदर वाली का नाम है म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली का नाम है म्यूकोसा, इसके नीचे है सबम्यूकोसा, इसके नीचे है मस्कुलर लेयर और सबसे बाद में है सिरोसा। यह है सिरोसा या सीरस लेयर। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है यह मेनली अंदर वाली लेयर को इन्वॉल्व करती है, बोले तो म्यूकोसा को इन्वॉल्व करती है। यानी यहां पर जो अल्सरेशन मिलेगा वो केवल और केवल आपको म्यूकोसा में मिलेगा। कौन सी बीमारी में? अल्सरेटिव कोलाइटिस में केवल और केवल लीजन कहां मिलेंगे? म्यूकोसा में। और ये जो दूसरी बीमारी है बोले तो क्रोहन्स डिसऑर्डर, म्यूकोसा भी डैमेज, सब म्यूकोसा भी डैमेज, मसल तक पहुंच जाती है और तो और सीरस लेयर को क्रॉस करके परफोरेशन भी कॉज कर देती है। तो ये जो ब्लैक से अपन बना रहे हैं सारी लेयर का इन्वॉल्वमेंट, ये तो होता है क्रोहन्स डिसऑर्डर में, ये तो होता है क्रोहन्स डिसऑर्डर में। और केवल म्यूकोसा को इन्वॉल्वमेंट, अंदर वाली लेयर में अल्सरेशन, ये होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस में केवल और केवल अंदर वाली लेयर में डैमेज होगा, जबकि क्रोहन्स डिसऑर्डर इससे ज्यादा खतरनाक है, चारों लेयर को डैमेज करने की क्षमता होती। तो देखें यहां पर जो डिफरेंस की अपन बात कर रहे थे, इन्फ्लामेशन टेक प्लेस इन इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, केवल अंदर वाली म्यूकोसा में डैमेज होगा। यहां देखें कैन एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर थिकनेस ऑफ द बाउल वॉल, बोले तो चारों लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इंटेस्टाइन की, वहां केवल म्यूकोसा में होगा। क्रोहन्स डिसऑर्डर में म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर और तो और सिरोसा तक इन्फ्लामेशन होता है। यहां पर इनके डाटा दिए गए हैं। ये जो पर्टिकुलर बीमारी है उसमें 30% मरीज में सिम्टम वापस से रियकर हो जाते हैं, रिलैप्स हो जाते हैं 365 दिन में। और यहां पर जो रेशो दे रखा 67%, 1 रिलैप्स का पीरियड आता है 5 साल में, वहां रिलैप्स का पीरियड आता है 5 साल के अंदर और वहां 365 दिन में। तो ये बेसिक डिफरेंस। और देखें बेसिक डिफरेंस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर बिगेन इन द रेक्टम, यही तो समझा रहे हैं। ये बीमारी रेक्टम से शुरू होगी, प्रोसीड करेगी और कंटिन्यू मैनर में सीकम की तरफ बढ़ेगी, बीच में कोई जगह नहीं छूटेगी, कंटिन्यू मैनर में बढ़ेगी। ये देखो स्टार्ट होगी टर्मिनल इलियम से, पैची इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑल लेयर ऑफ बाउल, चारों लेयर का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। अगला अंतर देखो, एटियोलॉजी इसकी भी अननोन है और इसकी भी अननोन है। ये मेनली 15 से 25 साल और ये मेनली 15 से 40 साल, इन दोनों में ही डायरिया होता है, ब्लड आता है स्टूल में। तो यहां पर डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 से 20 लिक्विड पर डे, और यहां पर फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है क्योंकि इलियम का इन्वॉल्वमेंट है, तो 5 से 6 सॉफ्ट स्टूल पर डे। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हेमरेज और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। यहां पर हेमरेज से ज्यादा फिस्टुला फॉर्म हो जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसमें भी होती है। नीड फॉर सर्जरी, तो इसमें जो सर्जरी है उसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इनफ्रीक्वेंट होती है, जबकि इसके अंदर अपन को करानी ही पड़ेगी, बोले तो फ्रीक्वेंट होती। अब जब अपन इनमें सर्जरी कराते हैं तो देखें क्रोहन्स डिसऑर्डर के अंदर ड्यूडीनम, जेजुनम और ये लास्ट में इलियम। तो जो हिस्से का इन्वॉल्वमेंट है, इलियम का जो हिस्सा खराब है उस हिस्से को काट देते हैं अपन, बोले तो बाउल रिसेक्शन कर देते हैं और हेल्दी पार्ट का आपस में एनास्टमोसिस कर दिया जाता है।
परंतु कॉलन तो पूरी खराब होगी, सिमेट्रिकल वे में जा रही है। तो ये जो कॉलन वाला पार्ट है, ये जो कॉलन वाला पार्ट है, इसको तो पूरे को ही निकालना पड़ेगा, रेक्टम एनस तक को निकालना पड़ता है। तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिस्सा अपन ने निकाल दिया। ऑपरेशन को बोलेंगे टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी, ऑपरेशन को बोलेंगे टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी। अच्छा, निकाल दिया तो इंसान बाउल मूवमेंट कैसे करेगा? निकाल दिया तो इंसान बाउल मूवमेंट कैसे करेगा? तो यहां पर जो इलियम है, यहां पर जो इलियम है उसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकाल देते हैं। कब तक बाहर निकाल के रखोगे इसको? आखिर कब तक? तो आंसर है जब तक है जान। जब आपने कोलन को निकाल ही दिया तो अब तो सारा फीकल मटेरियल यहीं से बाहर जाएगा, परमानेंट यहीं से बाहर जाएगा। तो यहां पर परमानेंट इलियोस्टोमी कर देते हैं अपन, जो ताजिंदगी तक बनी हुई रहती है। तो ऑपरेशन इसमें पूरे के पूरे रेक्टम और कॉलन को निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद परमानेंट इलियोस्टोमी, विद परमानेंट इलियोस्टोमी। अब देखो ये वाला ऑपरेशन कर दिया अपन ने, ये वाला ऑपरेशन कर दिया। देखें यहां से काट के निकाल दिया आपने, सीकम से लेकर यहां तक का हिस्सा पूरा निकाल दिया, कॉलन एंड रेक्टम रिमूव्ड। तो कंडीशन क्या बनेगी? ये इलियम और ये इलियम का हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी से अपन ने बाहर निकाल दिया। तो ऑपरेशन का नाम है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद परमानेंट इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी करने के बाद क्या नुकसान होगा? बैग अपन लगा लेते हैं पर्सन, बार बार उसमें फीकल मटेरियल आता रहता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यह स्टोरेज का काम भी करता है, फूड यहां पर काफी टाइम तक रुकता है। अच्छा, कॉलन को निकाल देंगे तो इंसान जी तो सकता है। एना फिजियो में अपन ने पढ़ा था, ना तो इसमें फूड का डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ना एब्जॉर्प्शन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से काम चल सकता है, परंतु समस्या यह है कि लगातार यहां से फीकल मटेरियल ड्रेन होता रहेगा, क्योंकि अंदर स्टोरेज पार्ट नहीं है। तो देखें इसको इस तरीके से ऑपरेशन को मेड करते हैं। मान के चलो ये वाला कॉलन का हिस्सा, ये वाला कॉलन का हिस्सा है, इस तरीके से माने आप यूं समझे, ये कॉलन का हिस्सा है, ये कॉलन है, इसको यूं मोड़ा अपन ने। एक इंसीजन तो अपन ने आगे की साइड लगा दिया, एक इंसीजन मेरी वाली साइड लगा दिया, और दोनों बड़े इंसीजन को पीछे की साइड से सील कर दिया, आगे की साइड से सील कर दिया। तो इस तरह का एक पाउच बन गया, इस तरह का एक पाउच बन गया। इस पाउच को बोलेंगे कॉक पाउच, इसको बोलेंगे कॉक पाउच। इसको यूं समझे, ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा है इलियम, इसको यहां से अपन ने इंसीजन लगा दिया, यहां से इंसीजन लगा दिया, फिर ये जो इंसीजन वाला हिस्सा है इसको जोड़ दिया, इंसीजन वाले हिस्से को आगे से जोड़ दिया, पीछे से जोड़ दिया, तो एक पाउच तैयार हो जाएगा इस तरह का। इस पाउच का नाम है कॉक पाउच। इस पाउच का क्या फायदा रहेगा कि फीकल मटेरियल यहां पर कुछ टाइम के लिए ठहरेगा, तो जो लगातार ड्रेन हो रहा था फीकल मटेरियल उसमें जरूर कुछ कमी आ जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को नाम देते हैं अपन कंटीनेंट इलियोस्टोमी विद कॉक पाउच फॉर्मेशन। देखें एक तो ऑपरेशन हो गया टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी, पहला ऑपरेशन तो हो गया, ऑपरेशन को नाम दें अपन टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद परमानेंट इलियोस्टोमी, विद परमानेंट इलियोस्टोमी। ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। चूंकि अब बार बार ड्रेन होने की समस्या है, उससे बचाव के लिए अंदर अपन ने कॉक पाउच बना दिया। उस ऑपरेशन का नाम देते हैं अपन कंटीनेंट इलियोस्टोमी, उस ऑपरेशन का नाम देते हैं अपन कंटीनेंट इलियोस्टोमी। तो देखो ये इलियम का नॉर्मल हिस्सा था, इसको दो साइड से काटा और आपस में जोड़ दिया, तो ये अंदर एक कॉक पाउच बन गया। इसमें फायदा क्या होगा कि इलियम से जो भी फीकल मटेरियल आएगा कुछ टाइम के लिए यहां रहेगा, तो जो लगातार ड्रेनेज हो रहा था वो नहीं होगा, ये रिजर्वायर का काम करेगा, ये रिजर्वायर का काम करेगा। और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को नाम देते हैं अपन कंटीनेंट इलियोस्टोमी।
इस ऑपरेशन को नाम देंगे अपन कंटिनेंट इलियोस्टोमी। इट इज द कंटिनेंट इलियोस्टोमी विद कॉक पाउच, विद कॉक पाउच। कॉक के आकार का अंदर पाउच बना देते हैं जो रिजर्वायर का काम करता है और बार बार ड्रेन की समस्या से निजात मिल जाती है। तो ये दूसरा ऑपरेशन हो गया। कभी कभार ऐसा भी होता है, ये हिस्सा अपन निकालना चाह रहे हैं, ये इलियम वाला जो ये रेक्टम वाला हिस्सा है या एनस वाला हिस्सा है, इसमें डैमेज नहीं है, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के लीजन नहीं मिले हैं। तो क्यों ना इलियम को अपन सीधे ही रेक्टम से जोड़ दें। इसका बेनिफिट बेसिकली क्या होगा कि आपको इलियोस्टोमी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तीसरा ऑपरेशन अपन करते हैं टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी, टोटल कोलेक्टोमी विद इलियल एनल एनास्टमोसिस, विद इलियल एनल एनास्टमोसिस दोनों को जोड़ देते हैं। और जोड़ने के दौरान जो लास्ट वाला इलियम वाला हिस्सा है, ये इलियम वाला हिस्सा है, इसमें उसी तरीके से इंसिजन लगा देते हैं और इस तरह का एक पाउच यहां क्रिएट कर देते हैं जो स्टोर का काम करेगा। यह है जे शेप का होता है तो इसको जे पाउच के नाम से जाना जाता है। जे शेप का होता है, जे पाउच के नाम से जाना जाता है। यदि रेक्टम और एनस डैमेज नहीं हुए हैं तो निकालने की जरूरत क्या है, फिर आपको इलियोस्टोमी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इलियम को सीधे ही एनस से जोड़ देते हैं जिसको नाम देते हैं इलियल एनल एनास्टमोसिस। तो वो ऑपरेशन इस तरीके से करते हैं। देखो पहला ऑपरेशन हो गया टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद परमानेंट इलियोस्टोमी। अब यहां स्टोरेज पार्ट नहीं है, स्टोरेज पार्ट अपन ने क्रिएट कर दिया जिसको अपन कॉक पाउच बोल रहे हैं। ऑपरेशन का नाम है कंटिनेंट इलियोस्टोमी। उसके बाद ये तीसरा ऑपरेशन है, देखो इलियम को अपन ने जोड़ दिया एनस से, ये एनस से जोड़ दिया और ये जो इलियम का हिस्सा था इसको काट के दोनों हिस्सों को आगे पीछे से जोड़ दिया तो एक पाउच बन गया। ये एक पाउच बन गया। किस शेप का पाउच है ये? जे शेप का। किस शेप का पाउच है? जे शेप का। तो फीकल मटेरियल यहां स्टोर रहेगा। अगर आप ये नहीं बनाते हो तो हर 1-1.5 घंटे में बाउल मूवमेंट के लिए जाना पड़ेगा। अब आप सोचो 1-1.5 घंटे में बाउल मूवमेंट का मतलब 24 घंटे में से 20 बार जाना पड़ेगा। अब 20 बार जाने का मतलब वहीं घर में कोई और काम धाम भी है, इसका मतलब है ये कॉक पाउच बन, जे पाउच बन जाएगा तो यहां स्टोर होगा और जो फीकल मूवमेंट 15-20 बार होने हैं वो मुश्किल से 8-10 बार ही होंगे। तो इसलिए जे पाउच बना देते हैं और एनस को बिना निकाले एनस के साथ इसका एनास्टमोसिस कर देते हैं। तो इस ऑपरेशन को नाम देते हैं टोटल कोलेक्टोमी। ये तीसरा ऑपरेशन हो गया टोटल कोलेक्टोमी विद इलियल एनल एनास्टमोसिस, विद इलियल एनल एनास्टमोसिस विद जे पाउच, जे पाउच के साथ। इस तरीके से इतनी गंभीर बीमारी होती है जिसमें अपन को कॉलन को निकालना भी पड़ जाता है। तो ये दोनों बीमारियों का बेस हो गया। दोनों बीमारियों में बेसिक अंतर हो गए। अब अपन एक बीमारी पढ़ लें तो दोनों बीमारियों में सब कुछ सेम चलने वाला है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बीमारी, और बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब सुने आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस? इसमें बोलना चाहेंगे अपन, इट इज एन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। इट इज एन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर characterized by inflammation of colon with ulceration।
इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलन विद अल्सरेशन। बीमारी की शुरुआत कहां से होती है? द डिसऑर्डर्स यूजुअली स्टार्ट, कहां से स्टार्टिंग बताई? स्टार्टेड, रेक्टम से स्टार्ट होता है ये, फ्रॉम रेक्टम। द डिसऑर्डर यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम रेक्टम एंड एक्सीड्स अपवर्ड। एक्सीड्स अपवर्ड, अपवर्ड जाने का मतलब है रेक्टम, देन सिग्मोइड कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स कॉलन, देन असेंडिंग कॉलन, देन सीकम। और सिमेट्रिकल इन्फ्लामेशन होगा इसमें, सिमेट्रिकल इन्फ्लामेशन होगा, ये परिभाषा हो गई। इट इज एन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलन विद अल्सर। बीमारी सामान्यतः रेक्टम से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर की तरफ बोले तो रेक्टम, सिग्मोइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन और लास्ट में सीकम तक पहुंचती है। बोले तो मेनली यह बीमारी कॉलन को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। आगे बढ़े आप, क्या एटियोलॉजी होती है इस बीमारी की? व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन्स डिसऑर्डर? व्हाट इज द एटियोलॉजी? बेहद इंपॉर्टेंट चीज, नहीं पता। इस बीमारी का कॉज आज तक भी अननोन है, परंतु इस बीमारी के लिए कुछ रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं, कुछ रिस्क फैक्टर दिए हुए हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं इस बीमारी के लिए? देखिए, बीमारी के रिस्क फैक्टर में सबसे पहला रिस्क फैक्टर दिया हुआ है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी के परिवार में अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसकी आने वाली जनरेशन में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना होती। ऐसा भी देखा गया वह इंसान जो वहां काम करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलते हैं, बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलते हैं, ऐसे लोगों में भी यह बीमारी ज्यादा हुई, ऐसे लोगों में भी यह बीमारी ज्यादा हुई। बोले तो एक्सरे टेक्नीशियन या पर्टिकुलर जहां पर रेडियो आइसोटोप निकलते हैं वहां पर काम करने वाले लोगों में इस बीमारी के एपिसोड ज्यादा देखे गए, तो एक रिस्क फैक्टर बना दिया कि यह रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी होती। कभी कभार ऐसा भी होता है यदि इंसान की बॉडी में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। अब देखें, यह कतई नहीं मानना है कि यह बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रही। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, इनके होने के 1 महीने बाद यह बीमारी हो गई। क्यों हो गई भैया 1 महीने बाद बीमारी? इनका एक्सपोजर हुआ तो ऐसी पॉसिबिलिटी जाहिर की जाती है, इनका एक्सपोजर होने के बाद बॉडी में निर्माण हो गया होगा एंटीबॉडी का, बॉडी में निर्माण हो गया एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी का निर्माण होने के बाद यह एंटीबॉडी अपने जीआईटी के ऑर्गन को खाने लग गई। सबसे पहले रेक्टम को खाने लग गई, फिर सिग्मोइड कॉलन को, और इस तरीके से खाने का मतलब है डैमेज होना, खाने का मतलब है डैमेज होना, तो ये डैमेज होने लग गई और इंसान को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो अपनी ही एंटीबॉडी अपने ही बॉडी के ऑर्गन को खाने लग जाएं। अच्छा, यह कंडीशन कब डेवलप हुई? जब 1-1.5 महीने पहले उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो आफ्टर वायरल इन्फेक्शन के बाद भी यह डेवलप हो जाती है, और वायरल इन्फेक्शन के बाद इसका डेवलप होना यह माना जाता है ऑटो इम्यून।
यह माना जाता है ऑटो इम्यून, तो यह एक डोमिनेंट रिस्क फैक्टर दिया जाता है कि यह बीमारी ऑटो इम्यून भी होती है, जिसके अंतर्गत अपने शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी अपने ही ऑर्गन को डैमेज करने लग जाती। इसके अलावा और भी कारण दिया जाता है, और यह कारण आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार। उन इंसानों में भी यह बीमारी ज्यादा कॉमन होती है जो इंसान एबनॉर्मल डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं, जिनकी डाइट के अंदर हमेशा शामिल होती है फैट और फाइबर तो ना के बराबर लेते हैं। वह इंसान जिन्होंने अपने जीवन में जिनका वेट बहुत ज्यादा है और जो मेनली फैटी डाइट लेते हैं और फाइबर तो लेते ही नहीं है, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस? हाई फाइबर हाई फैट, लो फाइबर लो फैट, हाई फैट लो फाइबर, लो फैट हाई फाइबर। इन चारों में से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? और इसका आंसर जाता है हाई फैट और लो फाइबर डाइट। हाई फैट और लो फाइबर डाइट। इसके अलावा ये जो दोनों बीमारी हैं, क्रोहन्स डिसऑर्डर और अल्सरेटिव कोलाइटिस, देखो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो रही है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो रही है। एक इंसान के मान के चलो 4 बेटे, 4 में से 2 स्मोकिंग करते हैं, 2 स्मोकिंग नहीं करते। तो जो स्मोकिंग नहीं करते उन दोनों को यह बीमारी हुई, और जो स्मोकिंग करते हैं उनको यह बीमारी नहीं हुई। इसका मतलब फैमिली हिस्ट्री में जब एनालिसिस किया गया तो एक विशेष तरह का डाटा अपने सामने प्रस्तुत हुआ, और वो विशेष तरह का डाटा यह था, अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रहे हैं कि एक इंसान को अल्सरेटिव कोलाइटिस था, उसके 4 बेटे में से 2 स्मोकिंग करते थे जिनको यह बीमारी नहीं हुई, और नॉन स्मोकर को यह बीमारी हुई। फिर क्रोहन्स डिसऑर्डर पे आ जाओ आप। क्रोहन्स डिसऑर्डर में भी एक इंसान को क्रोहन्स डिसऑर्डर था, उसके 4 बेटे थे, 4 में से जो स्मोकिंग कर रहे थे उनको हुई, और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे उनको नहीं हुई। इसका मतलब दोनों में एक विशेष तरह की बात मालूम चली कि स्मोकिंग करने से क्रोहन्स डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ती है, परंतु स्मोकर्स के अंदर यदि फैमिली हिस्ट्री है और उनमें कोई स्मोकर है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की संभावना कम होती है। यानी स्मोकिंग जिसके नुकसान ही नुकसान है, स्मोकिंग जिसके नुकसान ही नुकसान है, उसका एक ना के बराबर फायदा भी है कि इससे अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की रिस्क कम हो जाती है। तो ये विशेष बात शायद पहली बार आप सुन रहे होंगे, स्मोकिंग का कोई फायदा। पहली बार आप स्मोकिंग का कोई फायदा सुन रहे होंगे। स्मोकिंग डिक्रीज द रिस्क ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। स्मोकिंग करने वालों में अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की रिस्क कम हो जाती। इज दैट क्लियर? तो ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए। मरीज अल्सरेटिव कोलाइटिस का आएगा तो अपन को कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे? देखें, सबसे पहले तो बाउल का इन्फ्लामेशन है, चाहे छोटी आंत का इन्फ्लामेशन हो या बड़ी आंत का इन्फ्लामेशन हो, एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, साथ में जल्दी जल्दी मूवमेंट होंगे, तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, तो बोले तो पर्सन में डायरिया डेवलप हो जाएगा। तो जो कॉमन साइन होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा दैट इज द डायरिया। उसके अलावा स्टूल में ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है, ब्लडी स्टूल, क्योंकि अल्सर हो रहे हैं अंदर और जीआईटी के मूवमेंट हो रहे हैं, तो पर्सन को एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। देखिए यहां पर एक और अंतर की बात करूं, नॉर्मली ये लार्ज इंटेस्टाइन
अल्सरेटिव कोलाइटिस यहां से शुरू हो रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस यहां से शुरू हो रहा है। ये वाला पोर्शन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, यहां इंसान को दर्द यहां होगा, 4 महीने बाद यहां होगा, फिर यहां होगा, यानी दर्द का पैटर्न इस तरीके से बढ़ेगा। पर्सन में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट से दर्द चालू होकर राइट वाली साइड में आएगा। यह तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की विशेषता। अब आप बात कर लें क्रोहन्स डिसऑर्डर, यहां से स्टार्ट होगा, क्रोहन्स डिसऑर्डर यहां से स्टार्ट होगा टर्मिनल इलियम से। बताओ दर्द कौन से क्वाड्रेंट में होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। उसके बाद कॉलन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो यहां पर जो दर्द का पैटर्न है वो राइट से लेफ्ट में जाएगा। यानी जो क्रोहन्स डिसऑर्डर है उसमें तो राइट से लेफ्ट जाएगा दर्द, क्योंकि इलियम से स्टार्ट होकर बीमारी रेक्टम की तरफ बढ़ेगी। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में दर्द लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा बार बार जब एपिसोड आएंगे, क्योंकि बीमारी यहां रेक्टम से शुरू होकर सीकम की तरफ बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर पेन की लोकेशन का भी अंतर होता है दोनों बीमारियों में। तो एब्डोमिनल पेन होगा। साथ में आगे बढ़े अपन, पर्सन में एनीमिया डेवलप हो जाएगा, एनीमिया डेवलप हो जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा क्योंकि डायरिया हो रहा है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा क्योंकि पर्सन खा पी नहीं रहा है, एनीमिया हो गया है उसको, खा पी नहीं रहा है, एनीमिया हो गया है उसको। बोले तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग डेवलप हो जाएंगे। और साथ में खाना पीना बंद हो गया, पर्सन में वेट लॉस हो जाएगा। ये सारे के सारे सिम्टम हैं जो पर्सन में डेवलप होंगे। यदि केस इन्फेक्टिव हो गया या इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है तो पर्सन में फीवर भी होगा। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल फीचर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इनको रटने की आवश्यकता है, सारे लॉजिकल हैं। जब इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो डायरिया होगा यार, अल्सर हो रहे हैं अंदर तो स्टूल में ब्लड आएगा, अंदर अल्सर हो रहे हैं तो एब्डोमिनल पेन होगा। ध्यान रहे, अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेफ्ट से राइट वाली साइड पर रेडिएट होगा, और जो क्रोहन्स डिसऑर्डर है वहां दर्द राइट से शुरू होगा, और जैसे जैसे आने वाले 2-4 महीने में एपिसोड आएंगे तो दर्द की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। फीवर हो सकता है, ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया होगा, एनीमिया की वजह से एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, खाना पीना बंद है तो वेट लॉस, और साथ में डायरिया होने की वजह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डेवलप हो जाएगा। क्या मैनेजमेंट हो, क्या डायग्नोसिस है जो अपन को करना चाहिए? व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस? देखें डायग्नोसिस में हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पर्सन में वाइटनेस देखने को मिलेगी। बोले तो स्किन स्क्लेरा वाइट हो चुकी है इंसान की, साइन ऑफ एनीमिया देखने को मिले। कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएं अपन? यूएसजी करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, जबकि जो बेस्ट डायग्नोसिस होगा वो अपन कोलोनोस्कोपी से देख पाएंगे, कोलोनोस्कोपी से देख पाएंगे। कोलोनोस्कोपी में केवल और केवल रेक्टम का विजुअलाइजेशन करना है, केवल और केवल रेक्टम का विजुअलाइजेशन करना है। देन वी हैव टू परफॉर्म प्रोक्टोस्कोपी। सिग्मोइड कोलन का करना है, इसको अपन बोलेंगे सिग्मोइडोस्कोपी। इन स्कोप का साइज छोटा होता है और बाकी की बची हुई कोलन का करना है तो कोलोनोस्कोप अपन यूज में लेंगे। तो जो मेजर इन्वेस्टिगेशन होगा वो कोलोनोस्कोपी होगी। उसके अलावा चूंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो यहां पर अपन सीबीसीबी करा सकते हैं, सीबीसीबी करा सकते हैं। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो अपन कराएंगे। आगे बढ़े, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए? जब कारण ही नहीं है तो मैनेजमेंट क्या होगा? कारण ही नहीं है तो मैनेजमेंट क्या होगा? कोई कारण नहीं है तो मरीज को भर्ती करके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर लो, केवल एडमिट कर लो मरीज को।
या मरीज को एनबीएम रखें? देखो खिलाएंगे पिलाएंगे तो नुकसान और बढ़ेगा, तो बेटर चॉइस है कि मरीज को एनबीएम रख लो। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, लगातार इनटेक आउटपुट मॉनिटर करो, साथ में वाइटल साइन भी मॉनिटर करो। उसके अलावा चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है। सोचो विटामिन के का एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएंगी पर्सन को। अब मरीज को भर्ती करके क्या सिम्टोमेटिक इलाज है जो अपन चलाना चाहेंगे? एनबीएम रख दिया भैया, मरीज को डीएनएस चला दो 500 ml आईवी। चूंकि इन्फेक्शन तो इसका कारण नहीं है, इन्फेक्शन तो इसका कारण नहीं है, पर अंदर घाव हो रहा है, इन्फेक्शन हो तो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए सिप्रोमेट्रो बोले तो एंटीबायोटिक्स चला देंगे। मरीज को फीवर हो रहा है, फीवर में पैरासीटामोल या एसिटाएमाइनोफेन ये अपन देंगे। देखें यहां पर डाइक्लोफेनेक और आइब्यूप्रोफेन उनको सामान्यतः अवॉइड करते हैं, ऐसा मानते हैं कि उसकी वजह से भी कई बार इसके एपिसोड बढ़ जाते हैं। तो दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन वाली दवाई दे सकते हो, पर इनको अवॉइड करते हैं तो डाइक्लोफेनेक और आइब्यूप्रोफेन शुड बी अवॉइडेड, इनको सामान्यतः अपन अवॉइड रखें। उसके अलावा इन्फ्लामेशन है, आप जल्दी सही करना चाहते हो, इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोले तो डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकोर्टिसोन चालू कर देंगे अपन, ताकि इन्फ्लामेशन जल्दी सही हो जाए। अच्छा डायरिया हो रहा है लगातार, रोकना पड़ेगा, डायरिया हो रहा है रोकना पड़ेगा, बोले तो लोप्रेमाइड, यह एंटी डायरियल है, लोप्रेमाइड अपन चलाते हैं। गट के बैक्टीरिया कम हो गए, इंटेस्टाइन का नॉर्मल फ्लोरा कम हो गया, स्पोरोलैक भी अपन चला सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक इलाज अपन ने चला दिया। फीवर आ रहा है, अब नहीं आएगा, एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन नहीं होगा, खाना पीना बंद है, डीएनएस से पूर्ति हो जाएगी, स्टीरॉयड दे देंगे, डायरिया को बंद कर दिया, स्पोरोलैक दे दिया। अगर इंसान में बहुत ज्यादा एनीमिया है, बहुत ज्यादा एनीमिया है तो लास्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं अपन। बहुत ज्यादा एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। उसके अलावा आपको लगे कि बॉडी पर रेड पर्पल कलर के चकते हो गए हैं, रेड पर्पल कलर के चकते हो गए हैं, तो यहां पर विटामिन के का इंजेक्शन भी लगा सकते हो। इसका मतलब है बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई है, जिससे क्लॉटिंग फैक्टर बनना कम हो गया है, तो इंजेक्शन विटामिन के भी आप लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है जो अपन करेंगे। 2-3-4 दिन हो गए, अब डायरिया बंद है, डायरिया बंद है इंसान में, ओरली उसको स्टार्ट कर दिया, तो अभी अस्पताल में है, 2 दिन बाद डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। किस तरह की डाइट देना उचित होगा? हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, लो फाइबर डाइट, या हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई फाइबर डाइट, किस तरह की डाइट देंगे? तो मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी लेवल कम है तो कार्बोहाइड्रेट को तो डाइट में बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक्सेसिव कैलोरी पर्सन को मिले। चूंकि फैट यहां पर ज्यादा देंगे तो देखें फैट से डाइजेशन इंपेयर्ड होता है, फैट से डाइजेशन इंपेयर्ड होगा, इंटेस्टाइन को ज्यादा काम करना पड़ता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो फैट आप कम देना चाहेंगे। एनर्जी की पूर्ति भले से फैट से ज्यादा मिलती हो,
पर अपन कार्बोहाइड्रेट से करना चाहेंगे तो लो फैट डाइट देना चाहेंगे। तो ये तो 100% आपको समझ में आ ही रहा है। बात है फाइबर ज्यादा दें या कम दें। देखो ज्यादा खिलाने थे तो पहले खिला देते ताकि बीमारी नहीं होती, अब तो बीमारी हो गई और बीमारी का डोमिनेंट फीचर है डायरिया। अभी वापस से फाइबर उसको खिलाओगे, जब डायरिया कंप्लीट क्योर हो जाए तब आप फाइबर खिला सकते हो, पर अभी तो अस्पताल में हैं। इस परिस्थिति के अंदर आप मरीज को लो फाइबर डाइट देना चाहेंगे। मरीज को कैसी डाइट देना चाहेंगे? लो फाइबर डाइट अपन स्टार्ट करें। उसके बाद मरीज ठीक हो गया, 7 दिन बाद चलो डिस्चार्ज हो गया। मरीज पूछ रहा था क्या हुआ था सर मुझे? अपन बता रहे हैं भैया अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, गंभीर बीमारी है, आगे से ध्यान रखना, अपना टाइम टू टाइम खाना और बहुत ज्यादा स्पाइसी फैटी डाइट से बचना। 4 महीने बाद वही भैया फिर से आ गया, फिर से भर्ती हुआ, यही काम फिर से किया, फिर उसको ठीक करके भेज दिया। 6 महीने बाद फिर से आ गया, फिर सही किया इसी तरीके से, फिर 3 महीने बाद आ गया। 2 साल में उसको 4 एपिसोड आ गए। अब जो लीजन है वो पहुंच गए हैं ट्रांसवर्स कॉलन तक, ट्रांसवर्स कॉलन तक पहुंच गए हैं। अपन ने कोलोनोस्कोपी की, अपन ने कोलोनोस्कोपी की और यहां से एक टुकड़ा भी ले लिया कॉलन का टुकड़ा ले लिया, बोले तो कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी। कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी, बायोप्सी में ये देख रहे हैं अपन, बायोप्सी को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ये इस तरह की सेल देखने को मिल रही हैं। देखो कुछ प्रतीत हो रहा होगा आपको कि ये तो भैया लगभग कैंसर सेल हैं। अगर ऐसे ही चला तो 2-4-6 महीने में ट्यूमर होने वाला है, 2-4-6 महीने में ट्यूमर होने वाला है, कैंसर जैसी अवस्था डेवलप हो गई है। तो यहां पर विशेष ध्यान रखने वाली बात कि इसको अपन प्री कैंसरस कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, इसको अपन प्री कैंसरस कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बताओ। इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली प्री कैंसरस कंडीशन का नाम बताओ। और आंसर है अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंसर है अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी प्री कैंसरस कंडीशन कौन सी होगी? आंसर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। कॉलन में प्री कैंसरस कंडीशन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस? आंसर है हाई फैट और लो फाइबर डाइट। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्री कैंसरस कंडीशन इन द कोलन कैंसर? आंसर इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट आर कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस? आंसर हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और लो फाइबर डाइट। क्योंकि इंसान को डायरिया हो रहा है, इंसान को डायरिया हो रहा है, डायरिया में अपन लो फाइबर डाइट ही प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे। तो यदि स्थिति प्री कैंसरस जैसी हो जाए तो अब बताओ क्या वेट करना उचित होगा? चलो चलने दो, कैंसर होगा तब देखेंगे। क्यों उसको मारना चाहते हो? जब पता चल गया कि कैंसर जैसे लीजन है, बस ट्यूमर होना बाकी है, प्री कैंसरस कंडीशन आ गई, तो कुछ बोले तो कार्सिनोमा इन सिटू है, ये है कार्सिनोमा इन सिटू है, कैंसर होने वाला है। तो जो कोलन को आप 4 महीने बाद निकालोगे, कैंसर होने के बाद आज ही निकाल दो ताकि कैंसर होने की संभावना खत्म हो जाए। तो जब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो फिर कोलन को अपन निकाल देते हैं। और कोलन को निकालना पहला ऑपरेशन, बोले तो व्हाट आर द सर्जिकल मैनेजमेंट, व्हाट आर द सर्जिकल मैनेजमेंट, कौन कौन से सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं? अब इसका आंसर है पूरी की पूरी कोलन को निकाल दो, पूरी की पूरी कोलन को निकाल दो, रेक्टम को भी निकाल दो और फिर परमानेंट ऑपरेशन है जो आपको समझाया था, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद परमानेंट इलियोस्टोमी, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद परमानेंट इलियोस्टोमी। परंतु अब बार बार ड्रेनेज की समस्या बनी हुई रहेगी,
इससे निजात पानी है तो अपन क्या करें, उसका तरीका अंदर एक कॉक पाउच बना दो, अंदर एक कॉक पाउच बना दो। ऑपरेशन का नाम है कंटीनेंट इलियोस्टोमी विद कॉक पाउच फॉर्मेशन, ताकि कुछ टाइम तक ये जो पर्टिकुलर कॉक पाउच बनाया है ये रिजर्वायर का काम करे। और यदि एनस सही है और रेक्टम सही है तो क्यों निकालें, सीधे इलियम को रेक्टम से जोड़ दें और अंदर एक जे पाउच बना दें। सीधे इलियम को रेक्टम से जोड़कर जे पाउच बना देते हैं। ऑपरेशन नंबर 3, टोटल कोलेक्टोमी विद इलियल एनाल एनास्टमोसिस। टोटल कोलेक्टोमी विद इलियल एनाल एनास्टमोसिस, और अंदर एक पाउच फॉर्म कर देते हैं जिसका नाम है जे पाउच। इज दैट क्लियर? तो ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर हो गया। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर में ये पर्टिकुलर बीमारियां आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर। सीधे सिंपल शब्दों में समझाया जाए, दोनों लगभग समान है। दोनों में क्या क्या बेसिक अंतर होंगे? ये जो पर्टिकुलर बीमारी है, ये पर्टिकुलर बीमारी, ये पर्टिकुलर बीमारी स्टार्ट होगी रेक्टम से, यहां से स्टार्ट होगी और इस डायरेक्शन में जाएगी, एक्सटेंड अपवार्ड या एक्सीड अपवार्ड। क्रोहन्स डिसऑर्डर की विशेषता होती है, क्रोहन्स डिसऑर्डर की विशेषता होती है कि यह बीमारी जो स्टार्ट होती है, यह बीमारी टर्मिनल इलियम से स्टार्ट होती है और तब आगे की तरफ बढ़ती। इसके 3 फॉर्म होते हैं, इलियस, उसके अलावा इलियोकोलिक और केवल कॉलन। वैसे यह बीमारी माउस से लेकर एनस तक कहीं भी हो सकती, ये वाली बीमारी माउस से लेकर एनस तक कहीं भी हो सकती है, बट कॉमन पार्ट होता है टर्मिनल इलियम, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं अपन रीजनल एंटेराइटिस। क्या नाम दे रहे हैं? रीजनल एंटेराइटिस। ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी में इंटेस्टाइन की केवल अंदर वाली लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये डैमेज होगी बोले तो म्यूकोसा। और क्रोहन्स डिसऑर्डर में चारों लेयर डैमेज हो जाती है, क्रोहन्स डिसऑर्डर में चारों लेयर डैमेज हो सकती है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा इस बीमारी में जो दर्द होगा वो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट से शुरू होकर और राइट वाली साइड में जाएगा, जब अलग अलग टाइम पर एपिसोड लेकर आएगा। क्रोहन्स डिसऑर्डर यदि स्टार्ट होगा तो इसमें दर्द राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर। अल्सरेटिव कोलाइटिस स्मोकर्स के अंदर कम होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस स्मोकर्स के अंदर कम होती है, जबकि यह बीमारी स्मोकर्स में ज्यादा होती है। यानी स्मोकिंग करना किसके लिए बेनिफिट शो करेगा? अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। बट ऐसा नहीं है रिकमेंडेड है, नो, क्योंकि एक फायदे के लिए 100 नुकसान कराएं, फेफड़े खराब हो जाएंगे, एम्फाइसीमा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों से बोल दे कि चलो भैया स्मोकिंग करना, नहीं। हॉस्पिटल डाटा में जो फैमिली हिस्ट्री वाले मरीज हैं उनमें देखा है ये बीमारी की रिस्क तो ज्यादा है स्मोकर में और इस बीमारी की रिस्क कम होती। इसमें जब लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होगी तो लार्ज इंटेस्टाइन को आप निकाल सकते हो, टोटल कोलेक्टोमी कर सकते हो, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के बिना अपन जिंदगी जी सकते हैं। परंतु इस बीमारी में टर्मिनल इलियम इफेक्ट होगी तो क्या उसको निकाल दें? नहीं, इलियम के बिना या स्मॉल इंटेस्टाइन के बिना नहीं जी सकते। तो जिस हिस्से का इन्वॉल्वमेंट है केवल उसको निकाल दो और बाकी हिस्से का एनास्टमोसिस कर देते हैं। बोले तो इसमें केवल बाउल रिसेक्शन करते हैं, आप इलियक्टोमी नहीं कर सकते, इलियम को नहीं निकाल सकते। इज दैट क्लियर? तो ये इन दोनों बीमारियों में बेसिक अंतर है, बाकी सारी की सारी चीजें इनमें समान है। इज दैट क्लियर? तो ये डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक के सारे पॉइंट हो गए। फिर से रिवाइज करें, अपन यहां से स्टार्ट किया है अपन ने इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। 2 बीमारी आती हैं इसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर। दोनों लगभग समान हैं, जो बेसिक अंतर था मैंने बता दिया। क्रोहन्स डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज रीजनल एंटेराइटिस। एक बीमारी मैंने पढ़ा दी, दूसरी में भी सबको समान चलेगा।
अल्सरेटिव कोलाइटिस, इट इज एन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन विद अल्सर। बीमारी की शुरुआत रेक्टम से होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। रेक्टम, सिग्मोइड कोलन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन और सीकम। क्या कारण होते हैं? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसऑर्डर आर अननोन, इसलिए तो कोई इलाज भी नहीं है। जब बीमारी का कारण ही नहीं पता तो इलाज क्या होगा? रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री, रेडिएशन में काम करने वाले लोगों में ज्यादा होती है। आफ्टर वायरल और बैक्टीरियल एक्सपोजर उसके 10-20 दिन या 1 महीने बाद होती है। तो कारण क्या माने अपन? शायद ऑटो इम्यून की वजह से होता है। और कौन से डाइट लेने वालों में ये कॉमन है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हाई फैट और लो फाइबर डाइट। ऐसे भी पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर कोलन कैंसर? हाई फाइबर, हाई फैट, लो फाइबर, लो फैट, हाई फैट, लो फाइबर, लो फैट, हाई फाइबर। तो देखो कोलन कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर है अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो आंसर भी सेम होगा। तो कोलन कैंसर का रिस्क फैक्टर या अल्सरेटिव कोलाइटिस का रिस्क फैक्टर आए तो आंसर सेम होगा, हाई फैट और लो फाइबर डाइट की वजह से होता है। आगे स्मोकिंग से इसकी रिस्क कम होती है, आपको बता दिया। 4 बेटों में से 2 स्मोकर, 2 नॉन स्मोकर, तो स्मोकर में ये बीमारी कम हुई और नॉन स्मोकर में ज्यादा हुई। इसका मतलब स्मोकिंग का बेनिफिट है और क्रोहन्स डिसऑर्डर में स्मोकिंग का नुकसान है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो मेजर फीचर होगा उसका नाम है डायरिया, उसके अलावा ब्लडी स्टूल, एब्डोमिनल पेन, फीवर, एनीमिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस। डायग्नोस्टिक मीजर में एनीमिया के साइन, यूएसजी, सीटी, एमआरआई। बाकी मेन इन्वेस्टिगेशन कौन सा होगा? कोलोनोस्कोपी। मेन इन्वेस्टिगेशन कौन सा होगा? कोलोनोस्कोपी। अब यहां पर आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन बना कि सर क्रोहन्स डिसऑर्डर में क्या करेंगे? देखें, क्रोहन्स डिसऑर्डर के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन जिसका नाम है कैप्सूल एंडोस्कोपी, क्योंकि लीजन तो कहां पर है? लीजन तो है इलियम में। अब कोलोनोस्कोपी से इलियम को थोड़ी देखोगे, तो एक कैप्सूल होता है, वो ओरली खिलाया जाता है, वो किसी तरह का डैमेज नहीं करता। स्टोमक, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, और उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है अंदर वाली लेयर की, और वो कैप्सूल स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है सारी रिकॉर्डिंग करके। तो बस नुकसान यही है कि उसको ढूंढना पड़ता होगा। डॉक्टर एडवाइज करते होंगे कि जब आप जाएं तो उस कैप्सूल को ढूंढें, वो मिलना जरूरी है, सारी रिकॉर्डिंग उसी में सेव है। तो उस इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी, और कैप्सूल एंडोस्कोपी से सारी रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं कि कहीं लीजन है या नहीं। वह इंसान जिनकी स्टूल में लगातार ब्लड आता है, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल होते हैं, तो लास्ट में फिर थककर ये वाला इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं, तो ये देखने के लिए कि आखिर लीजन कहां पर बने हुए हैं। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी से पता लगा लेंगे। क्या मैनेजमेंट करेंगे? भर्ती कर दो, एनबीएम रख दो, इनटेक आउटपुट वाइटल साइन चेक करते रहो, साथ में ये सिम्टोमेटिक इलाज चला रहे हैं। डीएनएस देंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकना है तो एंटीबायोटिक, फ्लूइड की पूर्ति के लिए डीएनएस, फीवर के लिए पीसीएम, एसिटामिनोफेन, डाइक्लोफेनेक और आइब्यूप्रोफेन को अवॉइड करते हैं। विटामिन के लगाएंगे क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, इन्फ्लामेशन को जल्दी सही करने के लिए स्टीरॉयड, डायरिया को कम करने के लिए लोप्रेमाइड, और नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बढ़ाने के लिए स्पोरोलेक, और जरूरत पड़ी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। उसके अलावा कैसी डाइट देना चाहेंगे? 2-4 दिन में थोड़ी कंडीशन स्टेबल हो जाए तो हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट एंड लो फाइबर डाइट। लो फाइबर डाइट इसके अंतर्गत प्रिस्क्राइब करेंगे क्योंकि डायरिया इसका मेजर सिम्टम है, और इसको इंटेस्टाइन की प्री कैंसरस कंडीशन भी माना जाता है। और प्री कैंसरस कंडीशन यदि डेवलप हो गई तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। कौन कौन सी सर्जरी करते हैं वो मैंने बता दिया। तो शुरू में जो बताया था उसको पढ़ें। अल्सरेटिव कोलाइटिस देख लो, यहां से शुरू होकर ऊपर की साइड जाना। क्रोहन्स डिसऑर्डर देख लो, यहां से शुरू होकर नीचे की साइड जाना। उसके अलावा दोनों में से अल्सरेटिव कोलाइटिस के टाइप, केवल रेक्टम का इन्वॉल्वमेंट, प्रोक्टाइटिस, प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, डिस्टल कोलाइटिस, एक्सटेंसिव कोलाइटिस, और पूरी का इन्फ्लामेशन होना पेन कोलाइटिस कहलाता है। इसमें केवल म्यूकोसा इन्वॉल्व होगी, जबकि क्रोहन्स में तीनों चारों लेयर तक इन्वॉल्व हो सकती हैं।
क्रोहन्स डिसऑर्डर को देख लो, केवल इलियम का इन्वॉल्वमेंट, इलियम और कॉलन का इलियोकोलिक, और उसके अलावा लास्ट में केवल कॉलन का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द कॉलिक। आगे बढ़े आप, दोनों में बेसिक अंतर, कॉलन रेक्टम से शुरू होती है, यह टर्मिनल इलियम से शुरू होती है, वैसे बेसिकली माउथ से एनस तक कहीं भी हो सकती। इसमें इन्फ्लामेशन का सिमेट्रिकल पैटर्न होता है, जबकि इसमें एसिमेट्रिकल होता है। इसमें केवल अंदर वाली लेयर इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर अपन बात करें तीनों लेयर इन्वॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट, ये भी बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा जो सर्जरी अपन मेड करते हैं, सर्जरी में पहला ऑपरेशन टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद परमानेंट इलियोस्टोमी। अब बार बार ड्रेनेज होगा, समस्या को खत्म करने के लिए कंटिनेंट इलियोस्टोमी, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद कंटिनेंट इलियोस्टोमी, जिसमें अंदर कॉक पाउच बना देंगे जो रिजर्वायर का काम करेगा। और यदि एनस और रेक्टम सलामत है तो इलियम को सीधे ही उससे जोड़ दो। ऑपरेशन को नाम देंगे अपन टोटल कोलेक्टोमी विद इलियल एनल एनास्टमोसिस, और लास्ट में इलियम के लिए बना देंगे अपन जे पाउच, यह भी रिजर्वायर का काम करेगा। इज दैट क्लियर? तो इट इज द मीनिंग ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इट इज द मीनिंग ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर। तो ये आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर या इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। ध्यान रहे, इससे मिलता जुलता एक वर्ड है आईबीएस, वो अलग है। आईबीएस बोले तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी बोले तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। उम्मीद की बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। तो ये आपका आईबीडी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।